ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अभी तक हम बात कर रहे थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है वो केमिस्ट्री या वो पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या चीज होती हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है दैट कंपाउंड विच कंटेन द कार्बन एटम्स। ठीक है, हम्म। कार्बन सी। कार्बन का क्या मतलब होता है? सी। कार्बन जो है वो सी हमारे पास अवेलेबल होगा। तो कार्बन सी का मतलब ये हो गया कि कार्बन 12 हो सकता है, कार्बन 14 भी हो सकता है, आइसोटोप्स भी हो सकते हैं कार्बन के। जरूरी थोड़ी है कि कार्बन मौजूद हो। तो देखो इंट्रोडक्शन क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द साइंटिफिक स्टडी of the structure, properties and reaction of the organic compound. Organic compound are those which contain carbon. मैंने आपसे कहा जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन उसमें हो, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसमें हाइड्रोजन भी मौजूद होता है। यानी सिर्फ जी। जरूरी ये नहीं है कि जी उसमें हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ कार्बन है। अगर हाइड्रोजन है तो भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जिस कार्बन एटम के जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी मौजूद हो, उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। जी। वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही आते हैं आपके पास। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि हर कार्बन एटम, यानी मोस्टली जो है तमाम, हम कहते हैं मोस्टली एलिमेंट्स कंटेन द कार्बन। लेकिन जैसे देखो आपके पास कन्वेक्शनल रीजन, हमारे पास कुछ है मेटल कार्बोनेट, ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपाउंड नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें भी तो कार्बन मौजूद है, लेकिन ये जो है ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, क्योंकि इसके कन्वेक्शनल रीजंस हैं। मीन इसके डिफरेंट रीजंस हैं, वो रीजंस हम यहां डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन बहुत से इनके अलावा भी ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जिसमें कार्बन तो है लेकिन वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। तो हम इसीलिए वर्ड यूज करते हैं मोस्टली कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो कंटेन करते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का होना तो जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक कार्बन एटम कंटेन जो कर रहा है वो जी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ये जरूरी नहीं है। क्लियर हो गई बात? जी सर। तो देखो आपका डेफिनेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अ कंपाउंड दैट कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स। यानी सी, जैसे फर्ज करो मैं यहाँ एक कार्बन का एटम की बॉन्डिंग करता हूं। तो कार्बन मैंने बनाया, अब कार्बन की बॉन्डिंग में कर रहा हूं। तो कार्बन की जब बॉन्डिंग हम करते हैं तो वी ऑलरेडी नो दैट कि कार्बन एटम जो है इट्स आपके पास जो कार्बन एटम मौजूद होता है वो कहां होता है? वो होता है ग्रुप 4 के अंदर। ग्रुप जी। 4। तो जब ग्रुप 4 के अंदर कार्बन एटम मौजूद है तो इसका मतलब ये उसके जी सर। 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उसको 4 इलेक्ट्रॉन उसको कंप्लीट करने के लिए भी चाहिए होंगे। तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के दोनों जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं। तो अगर दोनों के दोनों नॉन मेटल्स हैं तो वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे, वो कभी आयनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। तो कोवेलेंट का मतलब होता है शेयरिंग। तो वो आपस में शेयरिंग हम्म। करें। तो जब शेयर करेंगे तो कार्बन को, आपके कार्बन को 4 एटम चाहिए, हाइड्रोजन के पास एक ही है। तो हाइड्रोजन एटम शेयर हो जाएगा, यहां भी हाइड्रोजन एटम एक और आ गया, एक और हाइड्रोजन आ जाएगा तो 3 हो गए। उसके बाद एक और हाइड्रोजन आ जाएगा। तो देखो हाइड्रोजन एक एक इसको देता रहे, ये वाला हाइड्रोजन भी एक दे देगा, ये वाला भी दे देगा, ये वाला भी दे देगा, ये वाला भी दे देगा। तो जब चारों हाइड्रोजन एक एक आपके कार्बन को दे देंगे तो कार्बन को 4 मिल जाएंगे। ठीक हो गया? अब कार्बन के पास 4 थे, 4 और शेयर हो गए तो 8 हो गए, उसकी जो आउटर शेल है वो कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन के पास एक ही है, तो ये जो सिंगल बॉन्ड ये कर रहा है, तो ये एक शेयर कर रहा है कार्बन के साथ, और कार्बन एक शेयर कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, ये वाला हाइड्रोजन भी पूरा हो गया, ये वाला हाइड्रोजन भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया और ये भी पूरा हो गया। तो हाइड्रोजन भी पूरा हो गया और कार्बन भी पूरा हो गया। जी। ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन एटम सिर्फ मौजूद हो उसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इसमें ऐसे भी हो सकता है कि लेट्स सपोज 2 कार्बन हो, जरूरी नहीं है 1 कार्बन हो, 2 कार्बन हो गए आपस में बॉन्ड कर रहे हैं, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया क्योंकि कार्बन के आपस में बॉन्डिंग हो रही है। अब जब ये आपस में शेयरिंग कर इसके हाइड्रोकार्बन बनेंगे, तो हाइड्रोकार्बन कैसे बनेंगे? इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहां आ गया, तो 3 हाइड्रोजन आ गए। इस सी को 4 चाहिए, तो 4
3 तो हाइड्रोजन हो गए, एक ये कार्बन इसके साथ शेयर कर रहा है, तो 4 हो गए। अब इस कार्बन के साथ भी एक ये वाला कार्बन शेयर कर रहा है और 3 इसके साथ भी हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके पास हाइड्रोकार्बन। तो देखो एक सी के पास 4 हाइड्रोजन आए थे, 2 सी के पास 6 हाइड्रोजन आए, क्योंकि आपस में भी तो वो शेयर कर रहे हैं ना। तो 6 जो है वो हाइड्रोजन इनके साथ शेयरिंग कर लेंगे और ए 2 आपस में ये शेयर कर लेंगे, तो 8 कंप्लीट हो गए इनके। क्लियर हो गया? जी अच्छा, अब जब हम बेसिक थिंग ये है कि हमारे पास क्या था, इससे पहले हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलरी फॉर्मूला। लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसको रिप्रेजेंट करने के 4 डिफरेंट तरीके हैं, यानी उसके मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के 4 जी डिफरेंट तरीके, ये समझ लो 4 डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। एक है एम्पेरिकल फॉर्मूला जो हमारे पास नॉर्मली होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला शोज द सिंपलेस्ट पॉसिबल रेशियो ऑफ द एटम इन द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला है H2O2, लेकिन उसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं HO सिर्फ, क्योंकि 2 और 2 रेशियो बना देते हैं, 1 आ जाता है, तो H2 हमारे पास उसका रेशियो बन जाता है, तो सिंपलेस्ट पॉसिबल रेशियो हो जाता है हमारे पास कि उसका सिंपलेस्ट पॉसिबल रेशियो जो है वो HO है। तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। बात क्लियर हो गई? जी उसके बाद हमारे पास बात आती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मतलब ये होता है कि द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बीच में मौजूद है, जैसे ये पर ऑक्साइड के लिए, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के लिए हमने H2O2 लिखा, तो ये अगर मैं पूरा लिखता हूं, मीन इसी फॉर्म में लिखता हूं H2O2 की फॉर्म में, तो ये इसका क्या है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स मैंने रिप्रेजेंट किए हैं। क्लियर हो गया? जी उसके बाद हमारे पास है जर्नल फॉर्मूला। जर्नल फॉर्मूले का मतलब होता है जो नॉर्मली यूज किया जाता है, जर्नली जो यूज किया जा रहा है उसको हम कहते हैं जर्नल हम्म, फॉर्मूला। ठीक है, वो नॉर्मली यूज किया जाता है, उसके अंदर आपके पास जो है वो नॉर्मल तरीकेकार होता है, नॉर्मली ये जो हम जर्नली यूज करते हैं उसको आप कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये सामने देखो, इस तरह बॉन्डिंग में हम जब शो करते हैं, इसको हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहते हैं, स्ट्रक्चर शो करना। ठीक हो गया? अच्छा, फिर हमारे पास होता है कंडेंस स्ट्रक्चर। अच्छा, इसको कंडेंस्ड भी कहा जाता है, उसको फुल स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी कहते हैं, दोनों नाम है इसके। ठीक है, या तो फुल स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी इसको कहा जाता है या इसको कंडेंस फॉर्मूला भी कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? तो 5 किस्म के जी फॉर्मूले हमारे पास आ गए। नंबर 1 एम्पेरिकल फॉर्मूला, नंबर 2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नंबर 3 आपके पास क्या आया, जर्नल फॉर्मूला, और नंबर हम्म, 4 स्ट्रक्चर फॉर्मूला, नंबर 5 कंडेंस्ड फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, या उसको हम फुल स्ट्रक्चर फॉर्मूले का नाम भी देते हैं। क्लियर हो गया? ये 5 तरीके हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखो इसका ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, चलो पहले इसकी बात कर। तो इसमें देखो कार्बन कितने हैं, 4, तो ये देखो मैंने लिखा कार्बन 4। फिर इसमें हाइड्रोजन देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां मैंने लिख दिया H10। तो 6 4 H10, ये टोटल इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें शो हो गए। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं इसमें रेशो शो करूं, मीन 2 2 4 2 5 10, मीन C2H5 रिप्रेजेंट करूं, तो ये है इसी का, ये है इसी कंपाउंड का, ये जो कंपाउंड मौजूद है, लेकिन ये इंपेरिकल फॉर्मूला है, और ये जो पहले मैंने लिखा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका। हम्म, क्लियर हो गई बात? जी अच्छा, इसी के अंदर अब थोड़ा सा डेफिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। जर्नल फॉर्मूले का आपके पास आ गया। जर्नल फॉर्मूला शोज अ रेशियो एटम इन अ फैमिली कंपाउंड इन अ टर्म ऑफ एन। मीन जब हम जर्नल फॉर्मूला लिखते हैं तो वो एन टर्म में लिखते हैं कि भाई वो जर्नल बनेगा कैसे। लेट सपोज एक ग्रुप है, एक ग्रुप है, उस ग्रुप में तो हर एक का अलग अलग फॉर्मूला होगा, जरूरी नहीं है कि पूरे ग्रुप का एक ही फॉर्मूला हो ना। एक ग्रुप है जी, एक जैसे ग्रुप 1 है, तो ग्रुप 1 में जी सोडियम भी है, तो सोडियम का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिमिलर टू द अदर एलिमेंट है, हर एक के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उनके जो मासेस है वो तो डिफरेंट है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो चेंज है।
तो उनको शो करने के लिए फिर हम एक जर्नल फॉर्मूला लिखते हैं कि जर्नली उस ग्रुप के अंदर जो फॉर्मूला होगा वो जी ये पुट करो, तो आपके पास उसके नंबर ऑफ एटम्स आते रहेंगे। तो ये वो जर्नल फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं जर्नल फॉर्मूला, कि वो जी तमाम एलिमेंट्स के लिए आप पुट करोगे एक ग्रुप में रहते हुए, बस एन जो होगा वो नंबर ऑफ टर्म होगा, मीन एन एक ऐसा नंबर होगा जिसको हम किसी नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे कि एन क्या है। एन नंबर ऑफ कार्बन भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो यहां पर देखो आपके पास क्या है, ये एक नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। अगर आप एन की बात करोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है, कि कितने नंबर ऑफ कार्बन अवेलेबल हैं, तो उसी हिसाब से हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे। वो जर्नल फॉर्मूले, ये जर्नल फॉर्मूला कैसे बनेगा वो बताऊंगा आपको जब हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। यहां सिर्फ इसकी डेफिनेशन। फिर डिस्प्ले फॉर्मूला, डिस्प्ले फॉर्मूला आपके पास डिस्प्ले डिस्प्ले फॉर्मूला मीन स्ट्रक्चर फॉर्मूले को भी कहा जाता है, ठीक है। शो द स्फेरिकल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स एंड बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल, यानी आपका एक पूरे का पूरा एटम जो बॉन्ड कैसे बना हुआ है, जिसको ग्राफिकल भी कहते हैं। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, वो कैसे बॉन्ड हुआ है, किसकी बॉन्डिंग किसके साथ हुई हुई है, वो कंप्लीटली शो करने को हम कहते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला या डिस्प्लेड फॉर्मूला, या उसको हम नाम देते हैं ग्राफिक फॉर्मूले का भी। जी। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास आता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आ रहा है वो फुल स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। यानी आपके पास ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला पूरे का पूरा हो गया। इसमें आपने देख लिया कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। ये फुल स्ट्रक्चर फॉर्मूला है आपके पास, कि भाई पूरे का पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मूला मीन जिसकी बॉन्डिंग जिस जिसके साथ हो रही है उस तरह लिखना उसको, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। हालांकि इसको तो मैं यूं भी लिख सकता हूँ, C1 2 3 4 5 5 और 3 4 5 6 7 8 9 10 H10, तो यूं भी लिख सकता हूं ना। तो ये जो है ये इसका मॉलिक्यूलरी फॉर्मूला है। लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना कि किसकी बॉन्डिंग किसके साथ हो रही, बॉन्डिंग शो करा के लिखा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये जो है C5H10 ये मॉलिक्यूलरी फॉर्मूला है, वो टोटल मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट हो गए। लेकिन इसमें मैंने बॉन्डिंग रिप्रेजेंट की हुई है कि कौन किसके साथ कितनी बॉन्डिंग कर रहा है, तो उस तरह रिप्रेजेंट करने को हम कहते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक हो गया। जी। अच्छा, अभी आते हैं हम टर्मिनोलॉजीज पे। तो जो टर्मिनोलॉजीज है बेटा उसको जरा बड़े एहतियात से समझना। ये जो है ना इसको जरा ध्यान से, जो मैंने हाईलाइट किया है, 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स टू नो इन दिस टॉपिक आर, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है होमोलोगोस सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी पूरी हम्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। फिर है फंक्शनल ग्रुप, और एंड में आपके पास आता है एसोमराइजेशन या एसोमर्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 बातें जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले होमोलोगो सीरीज, फिर फंक्शनल ग्रुप, और फिर आपके पास आता है एसोमराइजेशन। होमोलोगो सीरीज क्या है, होमोलोगो सीरीज की डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो चलो नीचे ही चलते हैं, प्रॉपर उस पे आते हैं। होमोलोगो सीरीज जैसे हमारे पास ग्रुप्स है ना, कि हम कहते हैं एक ग्रुप है तो ग्रुप की प्रॉपर्टी सेम है, इसी तरह आपका जो होमोलोगो सीरीज होती है वो भी एक ग्रुप शेप है, कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें, या एक ऑर्गेनिक फैमिली जिसका स्ट्रक्चर, जिसका केमिकल प्रॉपर्टी या जिसका फंक्शनल ग्रुप, यानी वो किस तरह रिएक्ट कर रहा है आपस में, किस तरह बॉन्डिंग हुई हुई है, अगर वो सिमिलर है तो उसको हम कहते हैं होमोलोगो सीरीज। तो होमोलोगो सीरीज में देखो क्या कह रहे हैं, दिस इज अ सीरीज और फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैव द सिमिलर features and chemical properties due to they have the same functional group. ऑल मेंबर ऑफ अ होमोलोगो सीरीज, होमोलोगो सीरीज जो होगी उसके जितने भी मेंबर होंगे उसकी ये 5 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होंगी। सबसे पहले वो सेम जर्नल फॉर्मूला होगा उनका, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा उनका, उसका सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, ग्रेजुअली फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो चेंज होगी। यानी लेट सपोज 1 है तो 1 से जब हम 2 पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसका मास जो होगा वो चेंज होगा। 2 से 3 पे जाएंगे तो उसका मास और चेंज होगा। मीन अगर हम 1 से 2 पे जा रहे हैं तो इंक्रीज होगा, 2 से 3 पे जा रहे हैं और इंक्रीज होगा। लेकिन अगर 3 से 2 पे आ रहे हैं तो डिक्रीज होगा, 2 से 1 पे आ रहे हैं तो भी डिक्रीज होगा। इसको कहते हैं ग्रेजुएशन इन दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी में ग्रेजुअली चेंज आना। अगर हम 1 टू नेक्स्ट जा रहे हैं तो 1 टू नेक्स्ट जब हम जाएंगे तो वो इंक्रीज होगा, अगर नेक्स्ट टू डाउन आएंगे तो वो डिक्रीज होगा। ठीक हो गया।
अब अगर वो चेंज हो रहा है, मीन उसका मास चेंज हो रहा है, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चेंज होगा। यानी पहले के जो थे उसमें जी कार्बन के एटम लेट सपोज 1 है और हाइड्रोजन 2 है, तो जब वो दूसरे पे गया तो कार्बन 2 हो गए, हाइड्रोजन जी 4 हो गए। तो जब वो तीसरे पे जाएगा तो कार्बन 3 तो हाइड्रोजन 6 हो गए। तो जैसे जैसे एटम चेंज होंगे तो उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज होगा। बेसिकली क्या हो रहा है, उसका मास चेंज हो रहा है। तो द डिफरेंट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिटवीन वन मेंबर टू द नेक्स्ट, तो जो नेक्स्ट में चेंज होगा वो आपके पास क्या होना चाहिए, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में उसका चेंज आएगा। तो होमोलोगो सीरीज में ये 5 चीजें होती हैं। जी एक होमोलोगो सीरीज की ये 5 चीजें कॉमन होंगी। ये उसमें ऑलमोस्ट ऑल मेंबर्स जो होंगे उन तमाम की, यानी जितने भी मेंबर एक होमोलोगो सीरीज में होंगे वो आपके पास सेम जनरल फॉर्मूला होगा उनका, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा उनका, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, मैं ये नहीं कह रहा कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ग्रेजुअली उसमें फिजिकल चेंज आ रहा होगा, और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो वन टू अदर जो होगा वो चेंज हो रहा होगा आपके पास। क्लियर हो गया? जी। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई ऐसी चीज जो हेडिक दे रही है? नो। अच्छा, अब आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप पे। तो जब फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप में भी आपके पास क्या है, अ ग्रुप ऑफ एटम्स। फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है अ ग्रुप ऑफ एटम बॉन्डेड इन अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट दैट इन्फ्लुएंस द प्रॉपर्टीज ऑफ द होमोलोगस सीरीज। सम फंक्शनल ग्रुप्स आर गिवन बिलो, हमारे पास दिए हुए मैंने नीचे आपके पास। तो देखो सबसे पहले है अल्केन। अल्केन का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, पहली बात तो ये समझ लो। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सी बॉन्ड सी होता है या सी बॉन्ड एच होता है। मतलब ये या बिलोंग करते हैं हाइड्रोकार्बन के साथ या सिर्फ कार्बन के साथ। जी इसका फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं होता, लेकिन हम इसको ये लिख सकते हैं, जो मैंने यहाँ लिखा है तो ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि सी बॉन्ड एच और सी बॉन्ड सी। यानी देखो सी बॉन्ड सी भी मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, सी बॉन्ड एच भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, सी बॉन्ड सी होता है या सी बॉन्ड एच होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है। वैसे होता नहीं है लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है अल्कीन। एक है अल्केन, दूसरा है अल्कीन। अब अल्कीन का जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, वो होगा सी डबल बॉन्ड सी। यानी उसमें एक, कोई सभी एक जो कार्बन एटम्स है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल शेयरिंग पे होगा। अगर डबल शेयरिंग पे है तो वो अल्कीन है, अगर डबल शेयरिंग पे उसके कार्बन नहीं है तो वो अल्कीन नहीं है। तो नहीं। देखो यहां मैंने डबल शेयरिंग से शो किया हुआ है उसको। अच्छा, इसका जो अल्केन का जो नाम है वो एंड में हम लिखते हैं ANE। कहीं पर भी आएगा, जैसे देखो मैथेन, मैंने मैथेन लिख दिया तो ANE एंड में लिखा, तो इसका इस ANE का मतलब है ये बिलोंग कर रहा है आपके पास अल्केन से। अल्कीन का जी एंड होता है ENE, जैसे मैं लिखता हूं इथीन, एथीन, तो देखो ENE आया तो ये बिलोंग कर रहा है आपके एथीन अल्कीन से। और अल्कीन इसके अंदर जो ग्रुप आएगा, यानी एथीन के अंदर जो ग्रुप आएगा वो सी डबल बॉन्ड का आएगा आपके पास फंक्शनल ग्रुप। ठीक हो गया? जी अच्छा, अब बात करते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप होता है कार्बन बॉन्ड करता है OH के साथ, मतलब कार्बन OH इस तरह बॉन्ड बनता है इसमें, तो इसको हम कहते हैं अल्कोहल। ठीक हो गया? तो ये बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप जो है अल्कोहल का, और उसका एंड का नेम आता है ANOL। मीन अगर मैं लिखता हूं इथानॉल, इथानॉल, तो ये देखो ANOL आया तो इथानॉल आया, तो इसका मतलब है ये बिलोंग कर रहा है अल्कोहल से, और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है COH। ठीक हो गया? फिर उसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में सी डबल ओ एच बॉन्ड बनता है, सी इसमें COH बनता है अल्कोहल में, और कार्बोक्सिलिक में बनता है C डबल OH। लेकिन उसमें C जो होता है एक हाइड्रोजन के साथ डबल शेयर हो रहा होता है और OH के साथ सिंगल शेयर हो रहा होता है। ठीक हो गया? अच्छा, जी अमीनी जो है वो आपके पास ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन वो आपके O लेवल में इंक्लूडेड नहीं है, तो उसको ना पढ़ो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया? लेकिन ये जी चार जो फंक्शनल ग्रुप हैं इसको इंपॉर्टेंटली आपने जहन में रखना है। अल्केन, अल्कीन, अल्कोहल
कार्बोक्सिलिक एसिड, और अनीमी भी आपके पास हैं। वो किसके होते हैं? वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करते हैं। मीन नाइट्रोजन हाइड्रेट के साथ वो बिलोंग करते हैं। तो अगर करना चाहो तो ठीक है, उसका फंक्शनल ग्रुप NH2 होता है, अगर करना चाहो तो ठीक है। लेकिन ईस्टर आपके पास मौजूद है, इस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने ईस्टर पढ़ने, तो ईस्टर का जो बिलोंग होता है वो होता है C डबल बॉन्ड O और C के साथ, ठीक है। और उसका जो नेम होता है वो YL, और आपके पास क्या आता है? एनोड आता है, आपके पास एनोट आता है, कि एनोट उसके साथ लिखा जाता है। अब ये जब हम नेमिंग पढ़ेंगे तो वहां पर इन चीजों का काम नेमिंग पे आएगा आपके पास, के नेम कैसे लिखते हैं उसका। जी ठीक हो गया? कोई जी इसमें ऐसी सर। चीज तो दोबारा समझाने की है बच्चा? नो सर। अब आ जाओ एसूमर, जिसको हम एसूमर्स से ही रिलेट करते हैं। एसूमर्स जो होते हैं, इसको अजूमर्स भी कहा जाता है, ठीक है। एसूमर्स जो हैं वो आपके पास कंपाउंड्स हैं, जिसमें आप उसके क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूलरी फॉर्मूला होता है, बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला या डिस्प्ले फॉर्मूला चेंज होता है। जैसे देखो आपके पास इसमें, देखो ये क्या है, 3 आपके पास कार्बन है, सॉरी 3 कार्बन है। एक मिनट में ये जरा, 3 कार्बन है तो कार्बन हो गया 3, हाइड्रोजन हो गया 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन हो गया 6। तो देखो आपके पास मॉलिक्यूलरी फॉर्मूला इसका हो गया C3H6। अब इस कंपाउंड की तरफ आ जाओ, मैंने अभी नेम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ कंपाउंड बता। इसमें भी देखो कार्बन जो है 3 है, तो 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन हो गए 1 2 3 4 5 6 6। तो देखो दोनों का मॉलिक्यूलरी फॉर्मूला सेम है, लेकिन अगर डिस्प्ले फॉर्मूला देखोगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखोगे, तो दोनों का डिफरेंट है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों का डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो चेंज हो, तो उसको हम नाम देते हैं एसोमर्स का। उसको हम नाम किसका देते हैं? एसोमर। एसोमर्स का नाम देते हैं। और एसोमरिज्म जो है वो इसी चीज की स्टडी को कहा जाता है, कि हम जब एसोमर्स की स्टडी करते हैं, एसोमर्स की रिलेशंस बनाते हैं। एसोमर्स कैसे बनाते हैं? तो देखो एसोमर्स ऑफ H3H2 shows the same molecular formula but different structure formula. Isomers can show similar physical and chemical properties, or if they have different functional group, the properties can be different. ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास आता है नेमिंग, कि हम नेम करते हैं, कि हम कैसे नाम कैसे लिखेंगे, हम जी उसको आइडिया कैसे देंगे, हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, या कैसे हम एक चीज का नाम लिखेंगे, कि भाई ये जो है हमारे पास एक स्ट्रक्चर दे दिया, स्ट्रक्चर का नाम लिखना होगा हमें, तो वो कैसे लिखेंगे। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना बेटा, उसके नेम जो होते हैं वो आपके कुछ स्टेप्स पे लिखे जाते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है स्टार्टिंग। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग। स्टार्ट। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक को कहते हैं प्रीफिक्स और एक को कहते हैं सुफिक्स। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना बेटा, उसका नाम जब आप लिखोगे तो आप इसी तरह लिखोगे। तो प्रीफिक्स का मतलब ये हो गया कि वो पार्ट है जिसमें हम नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखते हैं, कि भाई उसमें कार्बन एटम्स कितने हैं। अगर 1 कार्बन एटम है तो हम इसको कहते हैं मेथ। अगर 2 कार्बन एटम है तो हम इसको कहते हैं एथ। अगर 3 कार्बन एटम है तो इसको हम कहते हैं प्रोप। और अगर 4 कार्बन एटम है तो उसको हम कहते हैं बट, BUT। तो ये 4 आपके बेसिक जो हैं वो आपके क्या हो गए? प्रीफिक्स हो गए। तो प्रीफिक्स में कार्बन 1 को हम मैथ लिखेंगे, कार्बन 2 को एथ लिखेंगे, कार्बन 4 को 3 को प्रॉप लिखेंगे, कार्बन 4 को बट लिखेंगे। फर्ज करो वो मुझे कह रहा है एथ है, तो जैसे ही एथ का नाम आएगा ना, तो ये समझ जाना कि उसमें 2 कार्बन एटम मौजूद हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बॉन्डिंग बाद की बात है, एथ जाहिर कर रहा है 2 कार्बन एटम्स। जी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे इसका आता है सुफिक्स।
सुफिक्स जो है वो फंक्शनल ग्रुप को होता है। जैसे ANE हमने ऊपर पढ़ा, अल्केन का ANE, ENE किसका पढ़ा हमने, अल्कीन का पढ़ा। फिर हमने पढ़ा ANOL मीन अल्कोहल का पढ़ा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हमने ऊपर पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी तो पढ़ा ना, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड का भी पढ़ा। इधर देखो आप, हम्म ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हमने पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप में आएगा वो क्या आएगा, अनोइक एसिड, उसको हम लिखेंगे, लिखेंगे ना। तो अब सुफिक्स में जी हम ये चीजें लिखेंगे। मीन जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट में हम ये लिखेंगे कि भाई वो किस फंक्शनल ग्रुप से है। लेट सपोज मैं लिखता हूं प्रोपेन, प्रोपेन लिखता हूं, POPR, प्रोपेन। तो जब मैंने पेन लिखा प्रोपेन, तो ये जाहिर कर रहा है, प्रोप जाहिर कर रहा है 3 कार्बन एटम्स को, और ये एन जाहिर कर रहा है कि ये अल्केन से है। किससे है, अल्केन से है। अल्केन अगर यही मैं लिखता प्रोपीन, लिखता प्रोपीन, तो ये जाहिर करता कि ये प्रोप, इसका मतलब तो है कार्बन 3, बट ये ईन्स का मतलब ये हो गया ये अल्कीन से है। अगर मैं लिखूं प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल जो है ये प्रोप जाहिर कर रहा है कार्बन 3 को, और ये ANOL जाहिर कर रहा है कि इसका फंक्शनल ग्रुप जो है अल्कोहल है। क्लियर हो गई हम्म बात, जी सर इसमें कोई प्रॉब्लम, नो कोई ऐसी चीज जो हेडिक दे रही है, कोई ऐसी चीज जो हेडिक दे रही है बेटा। नो सर अच्छा, बस सिर्फ ये आज की एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं कि भाई इनके नेम हम कैसे लिखते हैं, तो उसके बाद जो है आज की क्लास को ओवर करेंगे। देखो, फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम, फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम क्या है, बेथ एक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एथ 2 को रिप्रेजेंट कर, प्रोप 3 को, बट 4 को, पेंट 5 को, और हेक्स 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड नेम जो होगा वो एन आएगा, ईन आएगा, अल्कोहल आएगा, कार्बो अलोइक एसिड आएगा, अमीन आएगा, और ये आपके पास जो ईस्टर का है, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप आएगा। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो नन है, क्योंकि मैंने आपसे कहा फंक्शनल ग्रुप ऑफ मीथेन जो है वो कोई भी नहीं होता, क्योंकि मेथीन में, अल्केन में हम फैमिली में इसको जरूर करते हैं, लेकिन इसमें बॉन्डिंग जो है वो सी कार्बन और हाइड्रोजन की है। एथ में जो होगी, एथ में फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो मैंने आपसे कहा था, एथ का अगर वो अल्कीन का है तो, अगर एथ एन का है तो फिर तो यही अप्लाई होगा इसके ऊपर, ठीक हो गया। अगर वो ईन का है, ENE, तो वो कार्बन डबल बॉन्ड पे आएगा। अल्कोहल में होगा तो उसमें जो होगा वो क्या आएगा, कार्बन OH बॉन्ड आएगा उसमें। और अगर आपके पास एनोइक एसिड है तो कार्बन OOH बॉन्ड आएगा उसमें आपके पास, ठीक हो गया। तो जी अब जरा गौर से देखो, तो ईन 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 जो है अल्कीन का ग्रुप्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्कीन स्टार्ट से ही 2 कार्बन एटम पे चलता है, एक कार्बन एटम अल्कीन में हो ही नहीं सकता। इसीलिए जो मेथ है ना बेटा, वो अल्कीन का पार्ट ही नहीं है, मेथ एल्कीन में बन ही नहीं सकता, क्योंकि मेथ का मतलब होता है एक कार्बन एटम। तो एक कार्बन एटम उसमें अल्कीन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप यही है कि एक कार्बन एटम डबल बॉन्ड विद द अदर कार्बन एटम। क्लियर होगी बात, हम्म जी कोई प्रॉब्लम इसमें, नो कोई ऐसी चीज जो हेडिक दे रही है, नो सर ठीक हो गया। आज के लिए बच्चा इतना काफी है, इंशाल्लाह इसी चीज को हम अगली